तो आज की जो हमारी ये क्लास है ये एक प्रकार की कॉम्बो क्लास है। कॉम्बो का मतलब ये कि आपका समाज कार्य में अगर हम बात करें तो मेडिकल सोशल वर्क में कहाँ से प्रश्न बनाए जाएंगे और एनटीए यूजीसी नेट में अगर प्रश्न बनाए जाएंगे तो कैसे बनाए जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे सामने जो ये सिलेबस दिया गया है ये सिलेबस है आपका संजय गांधी का। ये सिलेबस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पीजीआई का ही है सिलेबस आपके सामने। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर स्क्रीन पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, है ना, आपको पता भी चल जाएगा, है ना। ये अच्छा हालांकि लिखा नहीं, इसका लोगो वगैरह नहीं है, परंतु ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का ही है। और इसमें अगर हम बात करें पहले पार्ट का तो आपका देखिए चिकित्सा समाजकार अधिकारी ग्रेड द्वितीय के लिए पाठ्यक्रम बनाया गया है, सिलेबस आया हुआ है आपके सामने। तो सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और सामान्य अंग्रेजी और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये आप लोगों को जो है यहाँ से प्रश्न बनाए जाएंगे। यहाँ से आप लोगों के लिए जो है प्रश्न बनाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। अच्छा, आप ध्यान रखने वाली बात यह है आप सबके लिए यहाँ पर कि ये हाई स्कूल के लेवल पर आप लोग इसको तैयार करने की कोशिश करिएगा। हाई स्कूल के लेवल पर बात करते हैं पार्ट बी में, जहाँ पे कोर पेपर के नाम से जाना जाता है, जो समाज कार्य में पूछा जाएगा। देखिए यूजीसी में भी समाज कार्य के बारे में परिभाषा पूछा गया जाता है, अर्थ भी पूछा जाता है, उद्देश्य पूछा जाता है, लक्ष्य पूछा जाता है। यूजीसी में अगर हम बात करें तो समाज कार्य के सिद्धांत पूछे जाते हैं और कुछ विशेषताओं के आधार पे ही मान्यता बनाई गई हैं, अभी हम बात करेंगे उस पर। तो उस मान्यता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। समाज कार्य के कुछ बुनियादी यानी एक प्रकार के एक्सरल मेथड्स होते हैं। सोशल वर्क के कुछ बेसिक एंड एक्सरल मेथड होते हैं जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर के टूल्स और टेक्निक और स्किल और दक्षता, मतलब एक प्रकार की क्षमता की बात करता है ये, है ना। कैपेबल यानी कैपेसिटी की बात करता है, उसके अंदर क्या क्या राइट्स होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करता है ये। तो समाज कार्यकर्ता जो व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता होता है तो वो क्या टूल्स लगाएगा, क्या टेक्निक लगाएगा, क्या कौशल लगाएगा, ये पहला पॉइंट है। ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का पहला पॉइंट है। तो यही टॉपिक आपको जो है कहाँ मिलेगा, यूजीसी में भी मिलेगा और ये कॉमन है, ये हर एक मेडिकल सोशल वर्क में मिलेगा। मैं आपको बताऊँ राजस्थान में भी यही मिलेगा आपको, राजस्थान मेडिकल सोशल वर्क में भी यही आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पे तैयार कर लेते हैं तो आपको 5 से 10 प्रश्न जो है ये आपको कवर करेगा। 5 से 10 प्रश्न आप समझते हैं, 8 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकते हैं, 10 के 10 आ सकते हैं, केवल इसी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके सामने, है ना। और ये जो सहायक तरीका है ये वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर के द्वारा आई गई है, ये उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। बात समझ में आ रही सभी को ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो शुरुआत करते हैं। अब हम यहाँ पर अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग अवश्य नोट्स बना लीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ ताकि आप लोग जो है मुझसे लास्ट में पूछ सकें, है ना। तो मैंने जो लास्ट क्लास लिया था उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ आप लोगों से। मैंने समाज कार्य की बारे में थोड़ा सा बताया था कि समाज कार्य जो है एक सामाजिक विज्ञान से आया था। थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग, उसकी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मैं रिकॉल करवा देता हूँ। और इसमें जो है कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, आप ध्यान रखिएगा, जिसका उद्देश्य यही होता है कि मानवतावादी दर्शन और वैज्ञानिक ज्ञान और प्रविधि निपुणताओं पर यह समाज कार्य जो होता है उसी पर आधारित होता है। ये मैंने समाज कार्य बताया। मैंने ये भी कहा था कि समाज कार्य एक कला और एक विज्ञान है, और ये बात किस विद्वान ने कहा था, फ्रीडलैंडर ने कहा था, ये भी समझाया था। और मैंने ये भी बताया था कि व्यक्तियों की उन समस्याओं को दूर करने का सहायता करता है और समूह और संगठन के माध्यम से सेवा का प्रयोग करता है और एक संगठित समूह के सदस्य के रूप में अपने कार्य का संपादन का अनुभव भी करता है। ये हमारा समाज कार्य होता है। तो समाज कार्य बेसिकली एक विद्वान आए जिनका नाम था लेन क्लार्क, जिन्होंने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क एक किताब लिखा था और उस किताब में 3 युगों के बारे में चर्चा किया था। मैंने कल की जो लास्ट वाली जो मेरी क्लास हुई थी मैंने उसके बारे में थोड़ा सा बताया था उनके बारे में। और इन्होंने किताब लिखा, एक प्राचीन काल के बारे में बताया उस किताब में, दूसरी बात उन्होंने मध्य युग के बारे में बताया, तीसरा आधुनिक युग के बारे में बताया। पहले में दान वगैरह चलती थी, आपको मालूम था, धीरे धीरे परिवर्तित हुआ, मध्य में आए और मध्य में ये किताब में कहा गया कि इसमें मानवतावादी पर आधारित हो गया, दान वगैरह भूल गए लोग। जो आधुनिक आज का समय जो बना इन दोनों का प्लस हो गया, यानी दान भी शामिल हो गया इसमें और मानवतावादी भी शामिल हो गया इसमें। और समाज कार्य आप जब भी कभी करें तो आप वैज्ञानिक ढंग से करें, क्रमबद्ध तरीके से करें, ऊट पटांग तरीके से नहीं करें। पहले भाई प्रवेश आता है, जिसको आप संवेग कहते हैं, जिसको आप भर्ती बोलते हो,
फिर अध्ययन आता है, मनोसामाजिक अध्ययन होता है जिसको, फिर निदान होता है, फिर उपचार होता है। आप लोगों को मैंने ये सारी चीज़ें बता रखा है ना। फिर समाप्ति की प्रक्रिया, है ना। कभी कभी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब केस वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो मूल्यांकन आता है, सोशल वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो फिर समाप्ति आता है। फिर उसके बाद जब प्रक्रिया आती है मूल्यांकन के बाद, और उसके बाद आपका प्रतिपुष्टि चलता है। अध्ययन से पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक पहले और चीज़ आती है, पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान की भी प्रक्रिया इसमें संचालित होती है। तो ये मैंने एक क्रम बताया था प्रक्रिया के माध्यम से। तो ये तरीका होता है करने का सोशल वर्क। ये थोड़ी ना होता है कि आप अध्ययन नहीं किए, निदान डायरेक्ट बता रहे हैं। भाई देखा, शकल देख लिया, शकल देख के बता रहे कि भाई तुम्हें तो ये फीवर है, ये सारी चीज़ें, ये समस्याएं हैं। ऐसे नहीं होता सोशल वर्क। आप प्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं, इसलिए आप अध्ययन आपको करना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद टेक्निक लगाना है, टूल्स लगाने हैं, संसाधन लगाने, सारी चीज़ें एक मेथड्स होना चाहिए, एक तरीके से होना चाहिए, है ना, लॉजिक के माध्यम से। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को बता रखा था। तो आज मैं थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अगर बात करूँ तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है। समाज कार्य के सिद्धांत मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, मान्यताएं रह गई हैं, और उसके बाद फिर सहायक तरीके रह गए हैं। इस पर चर्चा करें। पहले मान्यता के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सिलेबस में आपके पास है, जिनके पास वीडियो नहीं गया है मैं अभी उसका लिंक भी दे दूंगा लास्ट वाली क्लास का, ताकि आप लोग उसे देख लीजिए अच्छे से, है ना। तो देखिए जो समाज कार्य की मौलिक मान्यताएं हैं, बेसिकली यहाँ एक नाम आता है, उसका नाम है गार्टन हैमिल्टन। क्या नाम आता है बताइए जरा? गार्टन हैमिल्टन। आपको बता दूं कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मेडिकल सोशल वर्क में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, मौलिक मान्यताएं से। तो व्यक्ति और समाज अन्योन्यश्रित होते हैं, व्यक्ति और समाज अन्योन्यश्रित होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये परिभाषा के रूप में पूछता है अगर, तो नाम आप लोग किसका लगाएंगे, आप ध्यान रखिएगा वहाँ पर परिभाषा के रूप में मैरी रिचमंड का, मैरी रिचमंड का, ये केवल यही लाइन, मैरी रिचमंड का। मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ, मैरी रिचमंड की अगर जो सोशल डायग्नोसिस किताब है ना सन 1917 वाली, उसमें आप देखेंगे तो ये आपका शब्द मिलेगा डेफिनेशन में उनकी। समाज और व्यक्ति जो है दोनों एक दूसरे का है, दोनों एक परस्पर है या अन्योन्यश्रित है, यही बात कही जा रही है यहाँ पर। तो इसलिए कि क्यों है अन्योन्यश्रित, इसलिए बताया जा रहा है कि व्यक्ति और समूह अथवा समुदाय के रूप में सेवार्थी की समस्या के समाधान हेतु सामाजिक दशाओं एवं परिस्थितियों का अवलोकन एवं मूल्यांकन आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ पर ये विशेषता और मान्यता के रूप में देखा जाता है। तो जब विशेषता और मान्यता के रूप में देखते हैं हम ना, तब हम गार्टन हैमिल्टन का नाम लगाते हैं। भाई क्यों समाज और व्यक्ति रहे, तो भाई जाहिर सी बात है कि व्यक्ति और समूह अथवा समुदाय, यानी जो समूह, समुदाय और व्यक्ति हैं, ये प्राथमिक प्रणाली है। ये क्या है? ये प्राथमिक प्रणाली है। लोगों को मालूम होगा प्राथमिक प्रणाली किस विद्वान के द्वारा दी गई है, नाम बताइए जरा एक बार। वाल्टर एंड्रस फ्रीडलैंडर। वाल्टर एंड्रस फ्रीडलैंडर का इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर एक किताब आई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। और उन्होंने ये बात जब कही तो उन्होंने कहा कि सेवार्थी की समस्या के समाधान हेतु सामाजिक दशाओं और परिस्थितियों का अवलोकन और मूल्यांकन आवश्यक होता है। तो केवल केस का नहीं होगा, इसमें तीनों का होगा, प्राथमिक प्रणाली का ही होगा। और प्राथमिक प्रणाली प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष तो सहायक प्रणाली है, जिसको आप सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हो, सोशल एक्शन कहते हो, सोशल रिसर्च कहते हैं आप, वो है आपका सेकेंडरी प्रणाली, सेकेंडरी मेथड उसको बोला जाता है ना। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो व्यक्ति और पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया में आने वाली बाधाएं समस्या का प्रमुख कारण होती है, इसलिए समाजकार की क्रियाविधि का केंद्र बिंदु अंतःक्रियाएं होती हैं। अब यहाँ अंतःक्रिया के अगर दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्यक्ति और पर्यावरण के बीच की बात कर रहा है ना, व्यक्ति और पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया। अब अंतःक्रिया के अर्थ के रूप में अगर आप समझें तो मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे अंतःक्रिया का अर्थ एक प्रकार से ये कि भीतर ही भीतर चलने वाली क्रिया। अंतःक्रिया का मतलब होता है भीतर ही भीतर चलने वाली क्रिया। अब क्रिया क्या? क्रिया भाई ये कि अगर उसके अंदर जो समस्याएं हैं, उस समस्या के निदान के परिप्रेक्ष्य में देख रहा है, और समस्याएं हो कहाँ रही है, उस पर्यावरण से आ रही है, उसके अंदर बाधाएं, समस्याएं अच्छा, अब ये जरूरी नहीं केवल समस्या पर्यावरण से ही हो। अभी अगर हम बात करें जैसे डिसेबिलिटी की फील्ड से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचिएगा, अच्छी पॉइंट है ये भी, कि अगर हमने कहते हैं कि भाई अगर एक बच्चा डिसेबल होता है तो उस समय हम लोग क्या बनाते हैं, कैटेगरी चार्ट बनाते हैं, जिसको आप लोग जेनोग्राम बोलते हो सोशल वर्क में।
जब हम पेडिग्री चार्ट का यूज़ करते हैं तो हम एक डायग्राम के माध्यम से भाई उसके मदर को बनाते हैं, उसके फादर को, और उसके फादर मदर के कितने बच्चे थे, इस तरीके से हम एक प्रकार से जॉइंट फैमिली के माध्यम से एक पेडिग्री चार्ट बनाते हैं। इनके 3 बच्चे थे, इनकी शादी हुई, इनमें हम देखते हैं कि कोई किसी का बच्चा तो डिसेबल तो नहीं है। यदि इस तरीके की प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है इस प्रकार की, तो हम कहते भाई कि ये अनुवांशिकता है, ये अनुवांशिकता विकार आ गया है इसके अंदर। क्योंकि कलर ब्लाइंड क्या है? अनुवांशिकता है, हो सकता है ना, कलर ब्लाइंड भी। आपको अगर हम बात करें, बहुत सारी डिजीज़ हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी डिसेबिलिटी हैं जो अनुवांशिकता से हो सकती हैं। RH फैक्टर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप नहीं आप इसे कहें, RH फैक्टर एक कारण है, ब्लड से ही रिलेटेड है, परंतु अगर RH फैक्टर पॉजिटिव होता है तो भी देखने को मिल जाता है हमें, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। आने वाला जो बच्चा है वो डिसेबल हो सकता है या कोई हो सकता है। देखिए सोशल वर्क में हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि होगा ही, हो सकता है, इसलिए आप लोग याद यूज़ करिएगा हो सकता है वाले शब्द को। तो ऐसी समस्याएं मिलती हैं, ये बाधाएं समस्याएं अंतःक्रिया को रिप्रेजेंट करती है भीतर ही भीतर, और उसके परिप्रेक्ष्य में जब सोशल वर्कर कोई काम करता है तो वो केंद्र बिंदु के रूप में अंतःक्रिया के रूप में काम करता है। तो आप याद रखिएगा कि व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में होने वाली जो अंतःक्रिया होती है, उनमें जो आ रही जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान के परिप्रेक्ष्य में देखता है तो व्यक्ति को, सेवार्थी को क्या रखता है, यानी सोशल वर्क को क्या रखता है केंद्र बिंदु में। और किसको रखता है? केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क को ही रखता है केंद्र बिंदु में, है ना, इन्हीं को केंद्र बिंदु बनाता है। और कम्युनिटी केंद्र होगी तो जाहिर सी बात है कम्युनिटी बनेगी। समूह में जो समूह के सदस्य होंगे वो केंद्र में बनेंगे, और समूह में जो समूह है ना उनको व्यक्ति बोला है। किस विद्वान ने बोला मालूम है आप लोगों को? समूह कार्य में अगर हम बात करें समूह के लेकर, हाँ HB ट्रेकर ने बोला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्रेकर ने बोला है, HB ट्रेकर ने बोला है, ठीक है। और व्यक्ति केंद्रित तो होता ही है, तो केश वर्क में अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात तो केंद्रित होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को, जो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, है ना। क्लियर हुआ? बताइए आदित्य सर, संजय जी, स्पष्ट हो रहा है ना सबको? हाँ देखिए, मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ ताकि आप लोग को बस अगर कोई डाउट या कोई दिक्कत बनेगी तो आप लोग जरूर नोट करिएगा। अभी लास्ट में मैं टाइम दूंगा आप लोगों को, आप लोग पूछ लीजिएगा, साइड में लिख लीजिएगा अगर कोई डाउट है, अगर पूछना है आपको तो। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट को। व्यवहार तथा दृष्टिकोण दोनों ही सामाजिक शक्तियों द्वारा प्रभावित किए जाते हैं, इसलिए सामाजिक शक्तियों में हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है। तो देखिए, व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों ही सामाजिक शक्तियों द्वारा प्रभावित किए जाते हैं। अब आप यहाँ समझ रहे हैं व्यवहार से क्या मतलब निकाल रहे हैं? व्यवहार से क्या अर्थ निकाल रहे हैं? व्यवहार से मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए। बेसिकली आपने एक नाम सुना होगा बिहेवियर थेरेपी के बारे में। हम सोशल वर्कर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इसलिए व्यवहार चिकित्सा और व्यवहारिक मनोविज्ञान जो नैदानिक जो मनोचिकित्सा है उसके संदर्भ में देने वाला एक व्यापक शब्द है व्यवहार वाला, है ना, व्यवहार। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम व्यवहार में संज्ञानात्मक थेरेपी का यूज़ करते हैं, CBT का यूज़ करते हैं। हम बात करेंगे अभी इसके बारे में आने वाले टाइम में कौन कौन सी थेरेपी दी जाती है। आपने नाम सुना होगा समव्यवहार विश्लेषण के एक सिद्धांत है, उसको भी यूज करते हैं, एरिक बर्न का, है ना, वो भी यूज करते हैं। आपने नाम सुना होगा आई एम ओके यू आर नॉट ओके वाला भी कॉन्सेप्ट सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है, हाँ, उसका भी कॉन्सेप्ट आता है ना। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जो व्यवहार को रिप्रेजेंट करता है। तो व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों, अब दृष्टिकोण का मतलब होता है अप्रोच, मतलब बिहेवियर और अप्रोच दोनों ही सामाजिक शक्तियों द्वारा प्रभावित किए जाते हैं। अब अप्रोच लगाते हैं तो हम व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं और इसी सामाजिक शक्तियों में ही हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप का मतलब होता है इंटरवेंशन का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। भाई आपने कहा कि 1 से लेकर 3 माह के बच्चे के जो है सिर कंट्रोल होता है। आपने एक मिड डे या मील का पत्थर बनाया, सिर का कंट्रोल होना, सिर का यानी नियंत्रण होना, ये होता है। यदि ये 1 से 3 में कर लिया तो ठीक है भाई। अगर यही बढ़ जाता है 4 माह या 5 माह में चला जाए या 10 माह में चला जाए तो आप लोग बोलते हो डीले हो गया। तो रीज़न बता देते हो कि भैया ये डीले था जिसकी वजह से डेवलपमेंटल डीले रहा, विकासात्मक अवधि रही यहाँ पे, और जो बाधाएं पड़ी इसमें हो सकता है खान पान की रहा दिक्कत, हो सकता है उसे संतुलित आहार ना मिला हो सकता है उसको वातावरण सही से नहीं मिला हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो हम वही हस्तक्षेप करते हैं यहाँ पे। तो ये स्टेप बाय स्टेप सोशल वर्कर करता है। मेडिकल सोशल वर्क में जब कोई क्लाइंट आता है ना तो ये सारा चीज़ बनाता है सोशल वर्कर, वहाँ पे ये सारी चीज़ भाई डेटा लेता है, क्या ये चीज़ें थी, अगर पॉजिटिव था, अगर सकारात्मक था भाई ओके कर दो, क्या दिक्कत है, नहीं हुआ तो यहाँ पे डीले लिख दो,
नहीं तो नीचे अगर कॉलम बचा हुआ है तो कब हुआ कंट्रोल में, तो 10 माह में हुआ, तो यहाँ पे मेंशन कर लो 10 माह में। ये आपको करना पड़ेगा। ये अप्लाइड टाइप के भी प्रश्न अगर बनेंगे तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इसे। और फैक्ट के रूप में आप देख ही रहे हो समाज कार्य की क्या मान्यताएं हैं, क्या विशेषताओं के रूप में आ रहे हैं। ये है मान्यताएं सोशल वर्क के। आगे बात करें, व्यक्ति एक संपूर्ण इकाई होता है, ये बात जानते हैं, इसलिए उससे संबंधित आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की दशाओं का अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो सोशल वर्क में चाहे वो केस वर्क की ही बात क्यों ना करे, चाहे वो ग्रुप वर्क की बात क्यों ना करे, चाहे वो कम्युनिटी वर्क की क्यों ना बात करे, ये तीनों में ही, ये तीनों प्राथमिक प्रणाली अगर हम बात करें तो वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की दशाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। भाई आंतरिक समस्याएं क्या हो सकती है, भाई इंटरनली प्रॉब्लम हो सकता है, इन्वायरमेंटल भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन दोनों समस्याओं को देखना पड़ेगा आप लोगों को। ये नहीं कि एक ही समस्या पे बात करता है सोशल वर्कर, नहीं नहीं नहीं, दोनों पे बात करता है। यही तो इसकी विशेषताएं हैं, यही तो इसकी मान्यताएं हैं इस सारी चीज़ों पर। पॉइंट नंबर 5, समस्या के अनेक स्वरूप होते हैं। बात तो जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे स्वरूप, और इसीलिए इसके समाधान हेतु विविध प्रकार के ढंगों की आवश्यकता होती है। मतलब आप समझ गए कि सोशल वर्क की टेक्निक क्या क्या होती है, सोशल वर्क के टूल्स क्या क्या होते हैं। सोशल वर्क के अगर हम बात करें, शायद टेक्निक और टूल्स का हम लोगों को रह गया था टॉपिक, आज ही हमें करवाना था, करवाएंगे उसके बारे में भी, वो भी इंपॉर्टेंट ही है, टेक्निक टूल्स भी है ना, मेथड्स भी इसको करवाएंगे कंप्लीट। तो वो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी विधि, विविध प्रकार के जो ढंग है, कौन कौन से यूज करने वाले हो आप लोग, ये आपको करना पड़ेगा सोशल वर्क में, है ना। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, है ना। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भाई जितने भी बच्चे आ रहे हो, 6 नवंबर को आप सभी, 6 नवंबर 2022 को आपका एग्ज़ाम है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो है ऑफ मेडिकल साइंस का। याद रखिएगा 6 नवंबर 2022 को, और एडमिट कार्ड से रूबरू रहिएगा आप सभी लोग। आपको बता दूं, एक बच्चा है मेरे यहाँ फ़ोन किया था 2 बजे रात को, और वो एडमिट कार्ड 2 बजे रात को निकाले, और उनका एग्ज़ाम था फैजाबाद, एग्ज़ाम था उनका फैजाबाद, रहने वाले थे आई थिंक मेरे समझ से जो कुछ दूरी 2.5 किलोमीटर जो है 2.5 घंटे का रास्ता था, वहाँ पे वो पहुँच नहीं पाए, उनका रह गया था। इसलिए पहले बता देता हूँ, आप सभी लोग एक्टिव रहिएगा, एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा और समय पर पहुँच जाइएगा आप सभी लोग। बाद में मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं, है ना। एक्टिव रहिएगा सभी लोग। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत समाज कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा, व्यक्तिगत समाज कार्य का मूल मानवतावादी दर्शन और जन कल्याण की भावना पर आधारित है, और यह ऐसी सहायता है जो व्यक्ति और आंतरिक बाह्य समस्याओं का पता लगाकर उसे समायोजन और दृढ़ता प्रदान करती है, जिससे कि व्यक्ति स्वयं अपनी समस्या का समाधान कर सके। आप ये जानते हैं भली भांति तरीके से, चाहे ये केस वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, चाहे ग्रुप वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, चाहे कम्युनिटी वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, उनमें आपको मानवतावादी तो होना ज़रूरी है, क्योंकि समाज कार्य मानवतावाद पर ही आधारित है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कहता है, इसका अगर उद्देश्य की बात करें या उसके लक्ष्य की बात करें तो जन कल्याण की भावना पर आधारित है, और वो जन कल्याण की ही बात करता है, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करता है। आप लोग मेडिकल सोशल वर्कर में अगर आपको ज्वाइनिंग हो गई तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप जन कल्याण नहीं करेंगे, तब भी आपका जन कल्याण ही है वो काम। भले आप वहाँ पे एज अ काउंसलर हो या मेडिकल सोशल वर्कर किसी भी पोस्ट पर अगर आप हैं, तब भी आपका जो है गोल है, जो आपकी भूमिका है वो यही रहेगी, आपका जन कल्याण की ही भावना रहेगी, आप उसी से रिलेटेड हैं। यह एक ऐसी सहायता है जो व्यक्ति की आंतरिक भी समस्या की बात करेगा और बाह्य भी समस्या की बात करेगा। जो आंतरिक समस्या रहेगी उसको जानने की कोशिश करेगा, और जो बाह्य समस्या रहेगी उसको भी जानने की कोशिश करेगा। और जब इसको पता लगा लेता है, तथ्यों के आधार पर सारी जानकारी ले लेता है, तब निदान की प्रक्रिया और उपचार की प्रक्रिया को आरंभ करता है। ये आपको करना पड़ेगा, ये एक क्रम होता है, एक परिस्थितियाँ होती हैं, करने का तरीका होता है ये, जिससे कि व्यक्ति स्वयं अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर उस बच्चे का या दिव्यांग कोई व्यक्ति आ गया, उसका बस का पास नहीं बना है तो आप चले गए साथ साथ बस का पास बनवाने चले गए। भाई कोई अगर योजना नहीं लाभ उठा पा रहा है, आवास योजना हो या एक्सेट्रा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं आजकल, तो उस योजना का अगर वो लाभ नहीं उठा पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चले जाओ साथ साथ उसका योजना। भाई आपका काम है मार्गदर्शन देने का, केवल आप उसे सलाह दो अच्छे तरीके से, बस यही काम आपको करना होगा वहाँ पर भी, मेडिकल सोशल वर्क में भी, है ना। यही सारी चीज़ें होती है। बैकग्राउंड आवाज़ मेरे यहाँ से ज़्यादा नहीं जा रही है आप लोग पास ना, बता दीजिए एक बार। यदि बैकग्राउंड आवाज़ जाएगी तो आप लोग मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपकी मेरी आवाज़ जो है आपके पास नहीं जा पा रही है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, व्यक्तिगत समाज कार्य जो होता है उसकी मान्यताओं के संदर्भ में कुछ प्रमुख विद्वानों के द्वारा प्रदत्त मान्यताएं निम्नलिखित है। हैमिल्टन के अनुसार व्यक्तिगत समाज कार्य की मान्यताएं इसमें बताई जा रही हैं।
जो अभी आपको मैंने बताया भी है गार्टन हैमिल्टन के बारे में। देखिए यहाँ पर व्यक्ति और समाज पारस्परिक निर्भर रहता है, बात सत्य है। समाज देखो ये तो प्रश्न पूछा गया है क्या, जो ये नहीं प्रश्न पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। जो पढ़ने वाला, अगर मान लो मैं ही अगर पेपर बनाता तो मैं थोड़ी नहीं ये बना होता, मैं क्योंकि मैं समझ जाता कि यार आप ये तो इजी है, इसमें तो कर ही लेंगे, इसको हटाओ, मैं तो ये बना देता। तो सामाजिक शक्तियों क्रियाशील रहते हुए व्यक्ति में व्यवहार तथा दृष्टिकोण में अपेक्षित परिवर्तन लाकर उसे आत्मविकास का अवसर प्रदान करना है। देखिए आत्मविकास का अवसर देना है तो भी गार्टन हैमिल्टन का नाम आएगा। समाज और व्यक्ति दोनों एक पारस्परिक निर्भरता की बात करते हैं, अन्योन्याश्रित की बात करते हैं तो भी गार्टन हैमिल्टन का नाम आता है। यहाँ तक कि व्यक्तिक समाज कार्य के संबंध में रखने वाले जो अधिकांश समस्याएं अंतर्वैयक्तिक होती हैं ये भी गार्टन हैमिल्टन के हैं। तो आपको यहाँ पे दो ही बात मिल रही है, या तो आपको मैरी रिचमंड मिलेंगे या तो आपको गार्टन हैमिल्टन मिलेंगे, या तो गार्टन हैमिल्टन मिलेंगे। इन दोनों व्यक्ति के अलावा अगर आप केसवर्क में सोचते हैं तो फिर आप समझो गलत सोच रहे हैं। इन्हीं दो के बारे में सोचो ना, क्या दिक्कत है आपको इन दोनों के सोचने में। और जब मैं कह रहा हूं कि जब मैरी रिचमंड की बात सोच रहे हो तो आपको दो बातें सोचनी है। एक तो सोचना है सोशल डायग्नोसिस को लेकर, जहां डायग्नोसिस की प्रक्रिया चलेगी। दूसरी बात आपको सोचना है व्हाट इज सोशल केस वर्क के बारे में, कि क्या है सोशल केस वर्क, ये सोचना है। अब प्रश्न में तो मैंने कहीं ये बातें जिक्र हो ही नहीं रही है कि भाई अच्छा देखो ये पारस्परिक निर्भरता की बात अगर मैंने बताया कि यूनिक शब्द है जहाँ पे परिभाषा के रूप में आता है इसका नाम, बस ये बताया। बाकी सोशल डायग्नोसिस की प्रक्रिया में और व्हाट इज सोशल केस वर्क की प्रक्रिया में आपका ना ही कभी आत्मविकास वाली प्रक्रिया आपको रिचमंड बताएगा, ना ही पारस्परिक निर्भरता वाली बताएगा, ना ही अंतर्वैयक्तिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में बताएगा, और ना ही वो समस्याओं को सुलझाने के लिए सेवार्थी की भूमिका का उत्तरदायित्व को रिप्रेजेंट करेगा। और साथ ही साथ व्यक्तिगत समाज कार्य की प्रक्रिया के दौरान कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच की समस्या का निराकरण और आवश्यकताओं की पूर्ति चेतन और नियंत्रित संबंधों को बताएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में मैरी रिचमंड बात नहीं करता, ये केवल विद्वान अगर बात करता है तो गार्टन हैमिल्टन बात करता है, बस। इसके अलावा कोई भी अगर थर्ड विद्वान का नाम आता है तो आप उसको एलिमेंट कर दीजिएगा सोशल केस वर्क के संबंध में अगर प्रश्न बनाएगा तो। और बात है ये केवल मान्यताओं से। बात समझ में आ गई ना। समस्याओं को सुलझाने में भी उसी का भूमिका है भाई। यहाँ पे अगर हम बात करें केसवर्क के परिप्रेक्ष्य में प्रक्रिया, आप सोच रहे होंगे प्रक्रिया किसने, अच्छा देखो मैंने पढ़ाया भी है, प्रक्रिया रिचमंड की है। अब यहाँ पे ध्यान दो शब्दों को। अगर मैं रिचमंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, मैरी रिचमंड की। अगर मैं रिचमंड की बात कर रहा हूँ तो भाई वहाँ पर मैं कहूँगा प्रवेश, अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, समाप्ति, प्रतिपुष्टि, ये बात करूँगा रिचमंड की। ये बात मैं रिचमंड की करूँगा। अच्छा इसमें भी आपको बता दूँ एक विद्वान रहे हैं, एक विद्वान और रहे हैं जहाँ भारती के केवल नाम लिया है उन्होंने, केवल भारती का नाम लिया है, ठीक है। तो उनका नाम नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो केवल आप इन लोगों का जो नाम है रिचमंड का, ये प्रक्रिया के रूप में आता है। तो यहाँ प्रक्रिया नहीं, यहाँ प्रक्रिया के दौरान पूछ लिया। उस दौरान में जो कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच में जो समस्या आई है ना, उसका निराकरण करना हो सकता है और उसको नियंत्रित करना है, उसके संबंध को, और उसके पूर्ति के लिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे एक प्रकार से चेतन और नियंत्रित संबंध रखना है, बनाए रखना है। तब आपका ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका करेक्ट मान लिया जाएगा गार्टन हैमिल्टन का। 5 ही शब्द हैं और कीवर्ड्स अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। देखिए व्यक्ति और समाज पारस्परिक निर्भरता पहला कीवर्ड, दूसरा आत्मविकास का अवसर कीवर्ड्स, तीसरा अधिकांश समस्याएं अंतर्वैयक्तिक कीवर्ड्स है, केवल कीवर्ड्स मैनेजमेंट, भूमिका का उत्तरदायित्व, चौथा सेवार्थी और कार्यकर्ता के बीच में समस्याओं का नियंत्रित करना, बस यह है कीवर्ड्स। इसी से आपको पेपर समझ में आता है, बस ये आपका हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए समाज कार्य की सेवा प्रदान करने वाले कुछ अनिवार्य शर्तें होती हैं, बातें होती हैं जिनको समाज कार्य की भाषा में मौलिक मान्यता कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सामाजिक कार्यकर्ता उन जरूरी बातों पर अमल करते हुए पीड़ित व्यक्ति, समूह, समुदाय की समस्या को दूर करने में उसकी प्रभावी या सफलतापूर्वक तरीके से मदद कर सकता है। बिल्कुल ये बात सत्य है। जहाँ मनोसामाजिक अध्ययन के माध्यम से सेवार्थी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है, उसकी समस्या का दूर करना, यानी
समस्या का निराकरण करना। बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको लिखा हुआ है ना। अब ये पहले संबंध है, फिर उसके बाद सामाजिक दशाओं या स्थितियों का मूल्यांकन करना, फिर सामाजिक प्रक्रिया का मेथड्स जो होगी, जो प्रक्रिया है, जो विधियां हैं उसको लगाओगे, फिर पीड़ित व्यक्ति और पर्यावरण के सब जो बीच में जो अंतःक्रिया है वो होगा। ये मैंने अभी आपको बता भी चुका हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में, प्रविधियां मैं आपको चर्चा करूँगा। ठीक है, व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्ष होंगे, समाज कार्य एक व्यवसाय है इसके रूप में आ जाएगा। फिर उसके बाद व्यक्ति के अंतर्निहित क्षमता का विकास हो जाएगा, फिर पर्यावरण का आशोधन हो जाएगा। तो ये एक क्रम बनाया है मैंने आप लोगों के लिए कि एक क्रम है। अगर इस तरीके से अगर आपको याद है तो भी आपको मौलिक मान्यता आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहले संबंध स्थापित करना है, सामाजिक दशा का मूल्यांकन करना है, उसकी कंडीशन क्या है, फिर उसकी प्रक्रिया और विधि लगानी है, फिर उसके बाद उसके साथ अंतःक्रिया करनी है। अंतःक्रिया करने के जस्ट बाद उसमें जो है व्यक्तिगत और सामाजिक जो संघर्ष है उसको स्वाभाविक रूप से आपको देखना है। फिर आप हालांकि एक सोशल वर्कर है, आप व्यावसायिक सोशल वर्कर हैं, तो समाज कार्य, व्यावसायिक समाज कार्य दृष्टिकोण से देखना है। फिर व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं उसका विकास करना है, फिर पर्यावरण में आपको क्या करना है, संशोधन कर देना है। और वही व्यक्ति कहाँ चला जाता है, समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाता है, समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाता है, धारा से जुड़ जाता है। बस यही बातें आपकी संचालित होती है, ये मौलिक मान्यता में। बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर अस्पष्ट हुआ, एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग मुझे, भाई फिर आगे बढ़ जाऊँ। बस सिंपल। अब देखो मौलिक मान्यता से आपको बता दिया मैंने, इतने ही प्रश्न पूछने जा रहे हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं होने वाले। हाँ, मेडिकल सोशल वर्क में आप सिंपल सी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। बस अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिए। कोई डाउट हो पूछते भी रहिए, या तो नोट्स आप बना लीजिए साइड में, अभी मैं आपको उस पर भी चर्चा कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ महान विद्वानों के नाम दे देता हूँ और जो किताब के रूप में आ जाते हैं, चाहे वो मेडिकल सोशल वर्क का पेपर हो, चाहे वो यूजीसी का पेपर हो, उसमें ज़रूर आप लोगों को किताब को लेकर वो पूछ लिया जाता है उनका। ग्रेस मैथ्यू की बात करूं अगर मैं, तो ये बहुत, देखो कभी कभी ग्रेस मैथ्यू पहले आते हैं, मैथ्यू ग्रेस पहले आ जाते हैं, नाम आगे पीछे हो सकता है। आपको बता दूं, इग्नू की बुक अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। इग्नू की बुक एक ऐसी बुक है जहाँ पे एक व्यापक लेवल पर एक्सप्लेन किया गया है, अच्छी चीज़ें बताएगी। हालांकि थोड़ी सी हिंदी टफ है, परंतु बहुत अच्छी बुक है सोशल वर्क के लिए, बहुत अच्छी बुक है वो, है ना। तो ग्रेस मैथ्यू की एक किताब थी 1992 में, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क के बारे में आया था। और यही केवल याद करना है, बाकी TISS बॉम्बे याद नहीं करना है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस याद नहीं करना है, जो 1936 में जिसकी स्थापना हुई थी, सर दोराब जी ने किया था, जिसकी स्थापना सन 1936 में मुंबई में। और उस समय इसकी जो प्रथम निर्देशक थी उनका नाम था डॉक्टर मंसर्ट। आज वर्तमान में जो इसके निर्देशक हैं उनका नाम है शालिनी भारत। तो ये नहीं प्रश्न आने वाला है, मतलब ये नहीं पूछेगा ये किताब कहाँ से रिलेटेड है। बाकी TISS से प्रश्न आ सकता है, मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा अलग से इतिहास में, है ना। आगे बात करता हूँ H.H. पर्लमैन के बारे में। हेलन हॉरिस पर्लमैन, इनका पूरा नाम H.H. पर्लमैन है, H.H. पर्लमैन है। अब ये एक्चुअली क्या है ना, रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नू वाली यूज़ करते हैं, एकदम प्रोफेशनल शब्दों का यूज करते हैं। पहले पार्लियामेंट लिखेंगे, बाद में H.H. लिखेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, उनको मालूम होगा कि ये जो लिखा गया है सही लिखा गया है, उनको मालूम होगा, है ना, ये सही लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पार्लियामेंट H.H. के बारे में, तो 1957 में एक किताब आई। इनकी किताब इतनी फेमस रही कि सोशल केस वर्क आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को लेकर आई, कि भाई समस्या का जो समाधान करना है वो कैसे करना है, इसके बारे में अगर कोई बात करने वाला था तो उसका नाम था हेलन हॉरिस पर्लमैन। याद रखिएगा, पर्लमैन, ठीक है भाई, याद रहेगा, बोलिए। किताब का नाम सोशल केस वर्क अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, याद रखिएगा। वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर, आप लोगों को मैंने अभी बताया है शायद कि इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर की किताब थी, मैंने अभी आप लोगों के साथ बताया, चर्चा किया है इसके बारे में, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस किताब ये भी है। तो 3 ऊपर की किताब तो IMP कर लीजिए आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार प्रश्न आते हैं पूछे। अब यहाँ पे यंग हस्बैंड ई की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वैल्यूम, देखो वैल्यूम का मतलब होता है ना एक संस्करण के रूप में आना, पहला संस्करण आया, दूसरा संस्करण आया। अभी आप लोगों में से जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, HM लक्ष्मीकांत की बुक जो है बहुत फेमस है, 6ठा संस्करण चल रहा है उनकी बुक का, है ना।
तो ये नहीं पूछा जाएगा द न्यू डेवलपमेंटल इन सोशल केस वर्क भी कह सकते हो, नो इशू, केस वर्क लिखा हुआ था, ये सेकंड है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए। मेहतास विजय का नाम आता है केस वर्क इन इंडिया, इनको छोड़ दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से आप लोगों ने देखा होगा, पूछा भी गया है पेपर में ये, ठीक है। जी.आर. बनर्जी, इसका नाम है जी.आर. बनर्जी करके आता है पेपर में, पूरा नाम नहीं लिख के आता, अभी आज तक कभी नहीं आया, जी.आर. बनर्जी करके आता है, इनका नाम है पूरा गौरी रानी बनर्जी। और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बनर्जी गौरी रानी। सन 1972 में किताब लिखा, पेपर्स ऑन सोशल वर्क एन इंडियन पर्सपेक्टिव किताब है ये, वही है TISS की है, वहीं से पब्लिश हुई है, तो ये भी किताब इंपॉर्टेंट है, इसको भी IMP करिए। ग्रेस मैथ्यू के बारे में एक और किताब आई, परंतु इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केसवर के पॉइंट ऑफ परिप्रेक्ष्य से बताया गया है, उसके दृष्टिकोण से बात किया गया है, एंड जो है एन इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन नहीं इंपॉर्टेंट है, छोड़ दीजिए ग्रेस मैथ्यू की यहाँ पे ये वाली। उपाध्याय RK की बात करें, ये भी छोड़ दीजिए, है ना। जो मैं IMP बता रहा हूँ आपको वो इंपॉर्टेंट है, अगले महीने में आपका पेपर है ना। आगे बात करें यहाँ पे जो है स्केडमोर, इनको भी छोड़ दीजिए। फ्रीडलैंडर के बारे में बता दिया है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। डेविडसन के बारे में आप छोड़ दीजिए इनको, यंग हस्बैंड का रिपीटेड कुछ किताबें हो जाती हैं, ठीक है। निकोलसन, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको IMP कर लीजिए। निकोल जो है निकोलस, बेसिकली ये पेपर में ऑप्शन में आता है, निकोलस जो है ऑप्शन में आता है, अभी तक इससे प्रश्न नहीं आए लेकिन ऑप्शन में आता है ये, है ना। अ प्राइमर इन सोशल केस वर्क के बारे में आता है, इसकी किताब आई थी सन 1963 में। मैं अलग से किताबों के बारे में बताऊंगा, अभी मैं आगे चल रहा हूँ, केस वर्क पर ही आ रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना, सहायक विधियों पे आ रहा हूँ, सहायक तरीके पे आ रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा शुरुआत कर रहा हूँ इस तरीके से, है ना। इसको छोड़ दीजिए, ग्रेस मैथ्यू को भी छोड़ दीजिए यहाँ पर, आगे बढ़िए। हैमिल्टन गार्टन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हैमिल्टन सन 1956 में थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में। H.H. पल्लमैन का तो मालूम हो चुका है, ग्रेस मैथ्यू के बारे में यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए एक किताब और, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क, इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे और छोड़ दीजिए, PDF मैं भी आपको दे दूंगा। देखो ये एक किताब आ रही है जो है बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आपको मालूम होना चाहिए जो सोशल केस वर्क है उसके जो 7 सिद्धांत हैं, पता है केस वर्क के 7 सिद्धांत किसने दिए हैं, बोलिए। बिस्टिक ने दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिस्टिक ने दिया है, बिस्टिक, फेलिक P. बेस्टिक इनका पूरा नाम है, और सन 1957 में ही द केस वर्क रिलेशनशिप की बात किया था, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। इसी किताब में रिलेशनशिप वाले में ही 7 प्रकार के सिद्धांत देखने को मिले। सिद्धांत 2 टाइप के होते हैं, एक थ्योरी मीन्स भी सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल मीन्स भी सिद्धांत होता है। तो ये थ्योरी वाले बात नहीं कर रहे हैं, ये बात करते हैं किसकी, प्रिंसिपल वाले की, जो सार्वभौमिक सत्य है ना। तो ये इंपॉर्टेंट थे वहाँ पे, हालांकि किताब के नाम नहीं पूछे गए हैं आज तक, उनके पूछे जाते हैं सिद्धांत पूछे जाते हैं उनके, है ना। तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़िए, बाकी और इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, आ जाए। तो ये चीज़ें थी हमारे समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में। आगे बढ़ते हैं, तो समाज कार्य की थोड़ी सी बेसिक जानकारी, फिर केस वर्क आ जाएगा। आधुनिक समाज कार्य का मतलब क्या है, आधुनिक समाज कार्य का मतलब अगर कोई पूछेगा तो व्यावसायिक सेवा है, ये बताइएगा आप सभी लोग, प्रश्न में आप यही जवाब देंगे, जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह की सहायता की जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई व्यक्ति की सहायता कर दिया, समूह की सहायता कर दिया तो समुदाय को छोड़ दिया, समुदाय की भी सहायता कर सकते हो, ये भी आधुनिक समाज कार्य में व्यवसाय सेवा के ही अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये नहीं कि समुदाय नहीं है, वो भी है, जिससे वह संतोषजनक संबंध स्थापित कर सके और इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार जीवन स्तर को प्राप्त कर सके, अपने मतलब एक सुखी जीवन जी सके, यानी व्यतीत कर सके, ये बताता है समाज कार्य। आपसे समाज कार्य में यही बात की जाती है। आगे बात करें तो आगे पॉइंट पे हमारे आता है और कि इसी में बेसिकली समाज कार्य के व्यक्ति की जो सहायता की बताई गई तरीके, वो 6 ही प्रकार की प्रणालियां आई, और जिसमें नाम आता है वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर का, जिसमें कहा कि व्यक्तिक सेवा कार्य है, सामाजिक समूह कार्य है, सामुदायिक संगठन है, ये प्राथमिक है, ये क्या है, ये प्राइमरी है,
इसको क्या बोलेंगे? तीनों को प्राइमरी बोलेंगे। एग्जाम में प्रश्न आता है, ये पूछता है, ध्यान रखिएगा। फिर समाज कल्याण प्रशासन है, सामाजिक अनुसंधान है, सामाजिक क्रिया है, ये द्वितीयक है। द्वितीयक का एक और नाम है, जानते हो क्या बोलते हैं इसको? सहायक बोलते हैं। और जो प्रथम था, जो प्राथमिक है, इसी प्रथम को प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है, और यह जो सहायक द्वितीयक है यह अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के समाज कार्य में किसने बात किया है? फ्लोरेंस होलिस ने। हाँ, फ्लोरेंस होलिस ने बात किया है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। व्यक्ति की सहायता प्रत्यक्ष रूप से प्रथम 3 प्रणालियों में दी जाती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ शब्दों में। और परंतु इसी कार्य में द्वितीयक सहायता जो पद्धति यूज करते हैं वो सहायता ली जाती है ना? ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, लेने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि अब आप सहायता ले रहे हैं, सहायता उनको ही दे रहे हैं, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, परंतु कोई विधि के रूप में दे रहे हैं, कोई योजना, कार्यक्रम, आयोजन इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से दे रहे हैं आप उसको। बस ये है चीज़ है उसमें, है ना? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहायता में मैकाइवर पेज का नाम आता है क्या? नहीं, मैकाइवर एंड पेज नहीं, प्रत्यक्ष। अच्छा, वो समूह है मैम, वो आप समूह पढ़ रहे हो। आप समूह का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तब वहाँ पे मैकाइवर एंड पेज का वर्गीकरण वहाँ पे देखने को मिलता है। हम अभी समूह पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं समाज कार्य के बारे में। समाज कार्य जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात करता है, वहाँ पे हम नाम लगाएंगे फ्लोरेंस होलिस का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे बात करते हैं। 19वीं शताब्दी तक में अगर व्यक्ति की जो दुख और कष्ट उनके कर्मों का फल समझा जाता था। अब बात है ये 19वीं शताब्दी में, है ना? बात को समझिए। और विश्वास किया जाता था कि उन्हें इन दुखों और कष्टों का भोगना ही पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ये छोटी छोटी बातों को पूछता है। ये चीज़ें थी पहले, प्राचीन काल के समय में बात करें, मध्यकाल के समय में, ये तो अब जाके परिवर्तित हुआ है। और आज भी समाज में कुछ व्याप्त हैं ऐसी कुरीतियाँ, या आप कह लीजिए बुराइयाँ, अभी भी व्याप्त हैं। दवा नहीं करवाएंगे बच्चे का, दवा नहीं करवाएंगे व्यक्ति का, सीधा बाबा के पास चले जाएंगे, पानी दे देंगे, फूल दे देंगे, खा लेंगे उसको, इससे भाई ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है वो, है ना? तो आप लोग ऐसी भ्रम में मत रहिएगा, आप सभी लोग, है ना? ये चीज़ नहीं है। हालांकि भाई है, ईश्वर है, मैं ये नहीं कह रहा कि ईश्वर नहीं, लेकिन परंतु ऐसी चीज़ों में भ्रम मत रहिएगा, है ना? तो ये चीज़ें आप समझदार हैं, ठीक है? व्यक्ति द्वारा इन कष्टों और दुखों को दूर कर पाना संभव नहीं है भाई, थोड़ी ना कोई। अब पहले के समय में क्या था, अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग होता था तो उसको ना सिर में छेद कर देते थे। बताइए, अच्छा ये अच्छी बात है? उसको दर्द नहीं हो रहा होगा, सिर में छेद कर देना, ये किताबों में लिखा गया। जादू टोना वाले में बड़ी दयनीय स्थिति से करते थे। और ये सब मेडिकल सोशल वर्क में इग्नू की बुक अगर आप पढ़ेंगे ना, सारा मिलेगा BSW में, ये सब BSW में शुरुआत में लिखा हुआ है सब कुछ, है ना? परंतु जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ और विचारधाराओं में भी परिवर्तन आने लगा, एडवर्ड डेनिसन, सर चार्ल्स इत्यादि बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने व्यक्तिगत समाज की ओर रुख किया और इन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया। मैरी रिचमंड की पहली कार्यकर्ता थी जिन्होंने सन 1917 में सोशल केस वर्क में एक अहम भूमिका निभाया। देखो, व्यक्तिगत समाज कार्य की परिभाषा जो है करने का प्रयास किया उसने दिया। और फिर व्यक्तिगत सेवा कार्य उन्होंने ये भी बोला कि जो है वो एक कला है और जिसके द्वारा स्त्री, पुरुष और बालकों के सामाजिक संबंधों में अपेक्षाकृत अधिक समायोजन लाने का प्रयास किया जाता है। तो भाई, चाहे वो स्त्री, चाहे पुरुष, चाहे बालक हो, सामाजिक संबंधों में अपेक्षाकृत अधिक समायोजन लाने का प्रयास किया जाता है। तो यही काम करें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि ये सोशल केशवर की कला है और ये काम करने का अगर तरीका है तो एक वैज्ञानिक ढंग से है। यही आप में और एक अनप्रोफेशनल सोशल वर्कर में, अनप्रोफेशनल क्या, वो तो बनते ही रहते हैं प्रोफेशनल ही, है ना? तो आप तो भाई प्रोफेशनल हो, तो इसलिए आप लोग तरीके का यूज़ करिएगा। ये नहीं कि बस कहीं पर बैठ गए और बाँचना शुरू कर दिया, ये सब नहीं करना है आप सबको। ठीक है, पॉजिटिव रहना है, कम बोलना है और ज़्यादा जानकारी रखना है। और आप लोगों को जो बताना है वो क्रमबद्ध से बताएं, आप सब एक सिचुएशन से बताएं, एक तरीके से बताएं सबको, ताकि वो आपकी जो बातें हैं उससे वो संतुष्ट हो सके, है ना? और यह नहीं कि भाई किसी को फ्री में दो, सबसे चार्ज भी लो। आप लोगों काउंसलिंग अगर बात करें, काउंसलिंग अगर आप करने जाएंगे, अगर किसी को ज्ञान देना जाएंगे, अगर आप किसी को सलाह भी देने जाएंगे तो आपके चार्ज बनते हैं 1000 रुपये पर आवर का या 45 मिनट का, है ना? ये चार्ज बनते हैं आपके। ठीक है, तो इस तरीके का आप सभी लोग रहें और अपने अंदर जो है ज्ञान अर्जित करें, लोगों को बताएं कौन कौन सी थेरेपी कब दी जाती, कैसे दी जाती है। आप सबका हर जगह भूमिका है, हर जगह भूमिका है आप सबकी।
आगे अगर हम बात करें, सामाजिक संबंधों में अपेक्षाकृत अधिक समायोजन लाने का प्रयास किया जाता है और इस प्रकार व्यक्तिगत सेवा कार्य में अगर हम बात करें व्यक्तित्व विकास की ओर प्रक्रिया की जाती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है ना। ठीक है, व्यक्तित्व विकास क्या है? देखिए यहाँ अगर हम बात करें व्यक्तित्व विकास में, यहाँ से भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है व्यक्तित्व विकास। ये एग्जाम में आप लोगों से हम बात करें तो उससे कई बार एग्जाम में जो है प्रश्न लेकर आया भी है व्यक्तित्व को लेकर, आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग। व्यक्तित्व का मतलब एक ही बात याद रखिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होते हैं। यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया है कि व्यक्तिगत कार्य में व्यक्तित्व विकास का एक प्रक्रिया मानी जाती है, तो आप याद, मैं व्यक्तित्व के बारे में बता दूं कि विशेष गुण और विशेषता होती है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, हर एक उसका गुण आपसे उस दूसरे से नहीं मैच करेगा, है ना। अभी गुण की बात अगर हम बात करें तो ये एक अपवाद है, चिंकी मिंकी आपने सुना होगा, देखा भी होगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, है ना। तो वो एक अपवाद क्या है, उसमें प्री प्लानिंग होती है, वो सब प्री प्लानिंग होती है ना। तो यहाँ पे गुणों और विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, क्योंकि व्यक्ति के इन गुणों का जो समुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और व्यक्तित्व विकास, हर मनुष्य का अपना अपना व्यक्तित्व है, वही मनुष्य की पहचान है। मनुष्यों की भीड़ में भी वह अपने निराले व्यक्तित्व के कारण पहचान लिया जाता है, और यही उसकी विशेषता है और यही उसका व्यक्तित्व है ना। प्रकृति का यही नियम है कि मनुष्य की आकृति दूसरे से भिन्न है, यही उसकी आकृति है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी इससे भी प्रश्न हमें देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं, है ना। पर्सनालिटी मैं पढ़ाऊंगा अगर आपके सिलेबस में रहेगा तो, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। व्यक्तिगत समाज कार्य के बारे में यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिया गया है कि कह रहा है कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा तो है ही है, साथ ही साथ समाज कार्य एक प्राथमिक प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के विशेष मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसमें बताने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, आप लोग को मालूम है अच्छे से, स्पष्ट है ना भाई। जाहिर सी बात है कि ये एक प्राथमिक प्रणाली है जिसके माध्यम से केवल एक ही व्यक्ति पर बल दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 5-6 लोगों को ले लिया और उसकी समस्या का समाधान करना शुरू कर दिया, तो वो व्यक्ति बल थोड़ी ना केस वर्क हुआ, वो आपका ग्रुप वर्क हो जाएगा। क्यों भाई, सही चल रहा है? बोलो। हाँ, वही चीज़ है ना, ये वो आपका अलग है केस वर्क, है ना। अब केस वर्क में और चीज़ें क्या होती हैं? केस वर्क में अगर हम बात करें तो इसमें कहता है कि सेवार्थी की अंतर्दृष्टि, देखो ये अंतर्दृष्टि लिखा हुआ है, को उकसाने वाली एक प्रक्रिया है ना, जो सेवार्थी के विभिन्न पहलुओं की जानकारी कराती है और इसके माध्यम से सेवार्थी के पर्यावरण में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, जिससे सेवार्थी की सोच और क्षमता का विकास हो सके और वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके और परिस्थितियों के साथ उचित समायोजन भी स्थापित कर सके। यही आपका सोशल केस वर्क बन जाता है, व्यक्तिगत समाज कार्य बन जाता है, व्यक्तिगत समाज कार्य। अब ध्यान रखने वाली बात आपको ये है कि व्यक्तिगत सेवा कार्य एक प्रक्रिया है, इसका मतलब ये है कि उन क्रियाओं से है जो निरंतर चलती रहती है और इनसे संबंधित प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है। व्यक्तिगत सेवा कार्य प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन, निदान, उपचार की प्रक्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं और इस संपूर्ण प्रक्रिया को व्यावसायिक व्यक्तिगत सेवा कार्यकर्ता संचालित करता है। यानी आप व्यक्तिगत सेवा कार्य की प्रक्रिया में कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच में जो व्यावसायिक संबंध होता है, उन संबंधों का विकास होता है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। और कार्यकर्ता इस प्रक्रिया से विभिन्न प्रविधि की सहायता से सेवार्थी की समस्या का समाधान करता है और यही बात आपको यहाँ पे लिखी जा रही है, स्थापित करता है। बस यही आपका व्यक्तिगत समाज कार्य। व्यक्तिगत समाज कार्य में मैं आपको बता दूं, एक विद्वान है पार्लियामेंट, जिसको मैंने बताया था, जब समस्या का समाधान किया तो उसका एक क्रम पूछा जाता है। क्रम को नोट कर लीजिएगा सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले व्यक्ति आता है, फिर क्या आती है समस्या, फिर क्या आता है स्थान, फिर क्या आता है प्रक्रिया। ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पार्लियामेंट की है, ये क्रम पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है। ये तरीका होता है करने का, यही तरीका है करने का। और व्यक्तिगत कार्यकर्ता जो होता है, यानी आप जो होते हैं, वो आंतरिक मनोवृत्ति के महत्वपूर्ण होती है। मतलब एक प्रकार से कि सामान्य प्रश्नों से ही सेवार्थी को प्रोत्साहित करते हैं आप,
सामान्य प्रश्नों से ही, मतलब टिपिकल कोई प्रश्न नहीं बनाते। अभी मैं इसकी टेक्निक पढ़ाऊंगा। अब होता क्या है केस वर्क, परिभाषा देख लो। व्यक्तिगत समाज कार्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं मैरी रिचमंड सन 1915 में कि कहा कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए उनके साथ मिलकर उनके सहयोग से विभिन्न प्रकार के कार्य करने की एक कला है, जिसका उद्देश्य एक ही साथ व्यक्तियों और समाज की उन्नति करना होता है ना, उन्नति करना होता है। बस यही आपका यहाँ पे बन जाएगा केस। स्पष्ट हो रहा है ना? बड़ी बहुत बहुत। अच्छा, आगे बात करें। हालांकि जस्टिस ट्राफ्ट की भूमिका फैमिली थेरेपी में देखी जाती है, केशवर का ही पार्ट है जस्टिस ट्राफ्ट का, लेकिन जब मैंने बताया कि कार्यात्मक अभिगम की बात करें, उसके डेवलपमेंट में जस्टिस ट्राफ्ट की एक अहम भूमिका मानी गई है। लेकिन जनक के रूप में, कार्यात्मक अभिगम के रूप में ऑटो रैंक का नाम आता है। लेकिन जस्टिस ट्राफ्ट ने सोशल केस वर्क में एक परिभाषा देते हुए इन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत समाज कार्य में बोला गया कि समायोजन रहित व्यक्ति की सामाजिक चिकित्सा है, जिससे इस बात का प्रयास किया जाता है कि व्यक्तित्व, व्यवहार, सामाजिक संबंध को समझा जा सके। मतलब उसके पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व को, उसके व्यवहार को, उसके सामाजिक संबंध को, कि वो समाज में किस तरीके के साथ लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है। ये सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा, यानी अध्ययन करना पड़ेगा आपको, और उसकी सहायता की जाए, मत एक उच्चतर सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन वो प्राप्त कर सके। यदि वो समस्या इसमें अगर वो प्रभावित है, उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार, उसका सामाजिक संबंध, तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाए। और ये बात जस्टिस ट्राफ्ट की है, और जस्टिस ट्राफ्ट ने फैमिली थेरेपी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। फीमेल है, मेल नहीं है, फीमेल है ये जस्टिस ट्राफ्ट, है ना। हालांकि व्यक्तिगत समाज कार्य में अगर हम बात करें, लेन क्लार्क एक विद्वान थे, इनकी भी भूमिका आई। इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत समाज कार्य का अर्थ ये होता है कि एक अच्छे या भलाई के कार्य में लगाया गया, जहां व्यक्तिगत समाज की उत्पत्ति उतनी ही पुरानी है जितना मनुष्य, और इसकी उत्पत्ति परिवार, कुल और पड़ोस में पाई जा सकती है। तो ये बातें व्यक्तिगत समाज कार्य में अगर हम बात करें, क्लार्क की नाम आती है। और सबसे पहले व्यक्तिगत समाज कार्य कब आया, उसकी उत्पत्ति कब हुई, तो याद रखिएगा लंदन में हुई थी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में 1869 में, 1869 में, वहीं से आया था केस वर्क। और आप जानते हैं केस वर्क को कॉपी करता था, मतलब लंदन को पूरी कॉपी कर लेता था अमेरिका, यूएस से। फिर बुफेलो ने जो 1877 में अमेरिका में ठीक उसी प्रकार से एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी खोली, और उसमें भी उसने सोशल केस वर्क वही प्रक्रिया चला दिया। तो अमेरिका वाले है ही है कॉपी करने में, है ना तो आप जानते ही है कि नहीं। मैरी रिचमंड, आप परिभाषा मत पढ़िए, ठीक है ना, आगे बढ़िए, इतना बहुत है केस वर्क के बारे में। आगे बढ़िए, आगे आप आते हैं। देखिए क्लाइन की परिभाषा यहाँ पे एक इसको देख लीजिए। व्यक्तिगत समाजकारी जो है, समाजकारी की एक तकनीकी प्रणाली है। ये बात कहने वाला अगर कोई विद्वान है, उसका नाम है क्लाइन। बात करें अगर फ्लोरेंस होलिस के बारे में, जिसको अभी आप कहते हैं समाजकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात, तो व्यक्तिगत समाजकार एक प्रणाली है जिसका प्रयोग सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तियों की सहायता करने के लिए करता है। यह परिभाषा बन जाएगी फ्लोरेंस होलिस की व्यक्तिगत समाजकारी में। बात करें डे केनीज के बारे में, इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत समाजकारी वे प्रक्रियाएं हैं जो व्यक्तियों की सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा निश्चित नीतियों के अनुसार और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के सामने रखकर सेवा प्रदान करती है। वह आपका बन जाता है व्यक्तिगत समाजकारी। मनु एम की बारे में बात करें, मनु एम देसाई के बारे में, तो इनकी बात अगर हम करें तो व्यक्तिगत समाजकारी न केवल यथापूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए बल्कि व्यक्ति की सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया मानी जाती है। ये बात मनु एम देसाई ने कहा था। तो ये केस वर्क की परिभाषा है 4 विद्वानों की। ये भी चाहो तो आप नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट ये भी है। मेंस वगैरह अगर आप दे रहे हैं यूपीएससी का, तो भी आप यहाँ पे इसकी सहायता ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, है ना। आगे बढ़िए। विशेषताओं केस वर्क में व्यक्ति समाजकारी जो होता है आपस में सहयोगात्मक प्रवृत्ति की या प्रवृत्ति का एक कार्य करने की कला है। सहयोग करने की कला है। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, विशेषता है उसकी है। सामाजिक संबंधों में अच्छे समायोजन लाने की कला है, ये केस वर्क की विशेषता है। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास एक ब्लू कलर की पेन है, उस ब्लू कलर की जो पेन है उसकी विशेषता बताइए, तो आप कहोगे कि भैया इसमें जो है इंक डाली गई है और इसमें ब्लू कलर का इंक है, ये विशेषता उस पेन की है। ट्रांसपेरेंट है ये पेन,
उसकी विशेषता ये है कि उस पेन में कोई कवर वगैरह नहीं लगी हुई है, उसका एक यूनिक तरीके से उस पेन की जो है कैप बनाया गया है ना, वो विशेषता, वो पेन की विशेषता है। ठीक उसी प्रकार से सोशल केसवर्क की भी विशेषता है, कहता है कि सहयोगात्मक प्रवृत्ति क्या होती है, इसमें समायोजन लाने की कला होती है, ये विशेषता है। आपकी भी एक विशेषता हो सकती है भाई, आप टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं, जॉब पे आप सही समय पहुंच जाते हैं, है ना, जहां आप देखते हैं लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है, गाली गलौज हो रहा, आप उससे दूर चले जाते हैं, ये भी आपकी विशेषता हो सकती है। हो सकता है ऐसे भी कि आप वहाँ पे चले जाते हैं सलाह देने के लिए भी, ये भी विशेषता हो सकती है। किसी को भीड़ भाड़ वगैरह नहीं पसंद होता है, किसी को भीड़ बहुत पसंद होती है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे बात करें, ये विशेषता होती है। ठीक उसी प्रकार से केसवर्क में भी देखने को मिलता है। व्यक्तिगत समाज कार्य में जो होता है कुसमायोजन व्यक्ति, जो कुसमायोजित व्यक्ति होता है वो सामाजिक उपचार करता है। मतलब जो व्यक्ति होगा कुसमायोजित व्यक्ति, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, उसको सामाजिक उपचार दिया जाएगा। उपचार बहुत सारे हैं, ट्रीटमेंट बहुत है, मैं चर्चा करूंगा उपचार के बारे में, टेंशन मत लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति है असंतुलित व्यक्ति जो है, उसको संतुलित करने की कला होती है सोशल केसवर्क में, ये उसकी विशेषता है। उसकी विशेषता यह है कि व्यक्तिगत समाज कार्य जो होता है मानवीय मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाने की कला होती है। उसकी जो एटीट्यूड है, जो नकारात्मक एटीट्यूड है, उसको परिवर्तित करती है सोशल केसवर्क। सोशल केसवर्क ग्रुप वर्क से और कम्युनिटी वर्क से बहुत बेनिफिट है, क्योंकि इसमें परिवर्तन आता ही आता है। इसलिए यहां से प्रश्न श्योर पूछा जाता है, और यह आपके सिलेबस में दिया गया, ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें, एक्सरेल करके, एक्सरेल तरीके मेथड, मतलब सहायक तरीका कौन कौन, उसके साथ में सहायक तरीके के साथ साथ में जो विधियां बेसिक है, जो बेसिक जानकारी है, वहां पे केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क यही है। तो केस वर्क ये है, ग्रुप वर्क आपका सेकंड यूनिट में मिलेगा आपको। फिर आपको बात करें तो व्यक्तिगत समाज कार्य एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समस्याग्रस्त व्यक्ति को परामर्श दिया जाता है। देखिए परामर्श लिखा है ना यहाँ पे, काउंसलिंग, तो परामर्श करोगे, साथ साथ बस में जाके उनके बाइक पर बैठकर उनका समस्या समाधान करने नहीं जाओगे आप, केवल परामर्श देना है आपको, बस ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अब पता चले नंबर बनाना है तो साथ ही में चल चले, साहब हैं ये कलेक्टर हैं तो साथ में चल चले, अरे भैया अपना काम करो बस, ठीक है। व्यक्तिगत समाज कार्य में सेवार्थी के लिए समुदाय में उपलब्ध जो साधन है, उन साधनों को गतिमान करना और पर्यावरण में बेहतर समायोजन करने की कला है ये। मतलब केशवर्क में जो सेवार्थी होता है, उस समुदाय में उपलब्ध साधनों का गतिमान करना, मतलब एक प्रकार से डायनेमिक बना सके, गतिशील बना सके, कार्य कर सके सही तरीके से समुदाय में, और पर्यावरण में वो अपने आप को एडजस्ट कर पाए। आपको अगर मैं बात करूं ASD के बारे में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, कितने लोगों को मालूम है इसके बारे में? बताइए जरा, कोई लक्षण बताना चाहेगा मुझे ASD? बोलिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अरे बोल दीजिए, क्या मेरी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही क्या? नहीं होता है, डिसऑर्डर होता है, डिसेबिलिटी में आता है, मानसिक क्षेत्र के लिए है सर ये। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब। देखिए मैं आपको बता दूं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होता है, बेसिकली ये एक प्रकार की ऑटिज्म यानी स्वलीनता की बात करता है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला जो विकार होता है मस्तिष्क में, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित कर देता है। प्रश्न यहीं पर है, पर्यावरण से बेहतर समायोजन लाने की कला है। मैंने एक बात बताया आपको, ASD को एग्जाम्पल देते हुए बताया है आप लोगों को कि ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आत्मविहो बोल देते हैं, स्वपरायणता भी बोल देते हैं, स्वलीनता भी बोल देते हैं। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है तो हम केसवर्क के माध्यम से उस व्यक्ति के अंदर पर्यावरण से बेहतर समायोजन करने की कला के रूप में जानते हैं, और वो काम करता है व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता। व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ASD। ASD एग्जाम में कई बार प्रश्न लेकर आता है, ये पूछा जाता है ASD के बारे में। ऑटिज्म डिसऑर्डर कहा जाता है इसको, और एक नाम और आजकल आ गया है क्लासिक ऑटिज्म, इसी को बोला जाता है क्लासिक ऑटिज्म, क्लासिक ऑटिज्म बोला जाता है। याद रखिएगा, क्लासिक ऑटिज्म और आपका एक पर्सपेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर और एक अस्पर्ग सिंड्रोम,
हालांकि इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा आने वाले टाइम में, अभी आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो ये बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ धक्का मुक्की शब्द, बार बार बोलना, बड़बड़ाना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, माँ की आवाज़ सुनकर मुस्कुराना, उस पर प्रतिक्रिया देना, और हाथों के बल चलना, दूसरों के पास जाना, आंखों में आंखें मिलाकर ना देखना, आई कांटेक्ट ना बना पाना, ये एक सबसे मुख्य लक्षण ASD का माना जाता है। खेल कूद में हिस्सा ना लेना, किसी एक जगह पर घंटों अकेले चुपचाप बैठे रहना, दूसरों से संपर्क में ना आना, अलग तरीके से बात करना, जैसे प्यास लगने पर मुझे पानी पीना है कहने की बजाय क्या तुम पानी पियोगे, ऐसे भी शब्दों को वो रिपीट कर देते हैं। ऐसे केसेस आपको मिलेंगे, सनकी टाइप के व्यवहार, बिहेवियर देखने को मिलता है। ये सारे प्रश्न आप लोग को जब मिलेगा ना, ऑटोमेटिक माइंड वहाँ पे आपका जो है एक्टिव हो जाएगा। आगे बात करें तो व्यक्तिगत समाज कार्य में सहायता मूलक कार्य, ये बात आप जानते हैं। व्यक्तिगत समाज कार्य सेवार्थी को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जिसमें वह है, सहायता करने और उसके उपयुक्त उपचार करने की एक प्रक्रिया मानी जाती है। मैंने आपको अभी लास्ट टाइम में एक चीज़ बताया था, व्यक्तिगत समाज कार्य के सिद्धांत, और मैंने साफ शब्दों में बताया था कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है बर्था रेनॉल्ड। बर्था रेनॉल्ड ने कहा है कि जब हम सेवार्थी को जैसा है वैसा ही समझ लेते हैं और मानव साथी के रूप में उसका सम्मान करते हैं, तो हम सेवार्थी को स्वीकृति प्रदान करते हैं, और यही परिभाषा बन जाती है बर्था रेनॉल्ड की। ये स्वीकृति का सिद्धांत का पार्ट बन जाता है। तो ये भी आप जैसा सेवार्थी है वैसे ही आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि मलिन बस्ती से सेवार्थी अगर आया है, नहीं भैया ये तो ऐसा बच्चा है, हम इसको ट्रीटमेंट दें, जाओ पहले इसको वो करवा ये करवा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। जैसा सेवार्थी है, गरीब है, अमीर है, जैसा भी है वैसा आप उसे एक्सेप्ट कर लेना है। आपके मन में वो भाव आने ही नहीं चाहिए, नेगेटिव भाव, बस पॉजिटिव रहना है आप लोगों को, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव जॉब देती है, नेगेटिव जॉब कभी नहीं देती है। गवर्नमेंट जॉब नेगेटिव अगर भाव है तो कभी जॉब नहीं मिलती है। पॉजिटिव भाव रखिए, देखिए जॉब मिलेगी, श्योर है, गारंटी। व्यक्तिगत समाज कार्य उलझे हुए व्यक्ति को सुलझाने की प्रक्रिया होती है। यह आपको क्या बताता है, सोशल केशवर के सारे जो थे ये विशेषताएं थे सोशल केशवर के। आपका उद्देश्य क्या है, क्या रीजन है कि आप व्यक्तिगत समाज कार्य करते हो, क्या कारण है कि आप जो है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सोशल केशवर करेंगे। पूछ लिया आपका, अगर कोई बड़ा पोस्ट पे है, आपने क्यों इसको केशवर में रखा, ये 4-5 बच्चे हो गए थे, आप उसे ग्रुप में रख लिए होते, पूछ सकता है आपसे, है ना। तो आप ये बताना, वहां पर आप यही चीज़ बोल देना कि सेवार्थी की जो मनोसामाजिक समस्याएं हैं उसका अध्ययन किया, और आप जब अध्ययन किया तो उसके पास विभिन्न प्रकार की समस्याएं मिली, और वो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं मिली हैं वो हम केशवर के माध्यम से ही सर ठीक कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत अगर हम समूह कार्य करेंगे उसके साथ, तो वो और बच्चों के साथ जो नकारात्मक व्यवहार है वो भी अर्जित कर सकता है, और बच्चों का या और व्यक्तियों का। तो हमें वहाँ पे थोड़ी सी समय लग सकता है, 3 महीने के बजाय 6 महीने लग जाएगा। हम चाहते हैं 3 महीने के अंदर इसके अंदर परिवर्तन आ जाए। बहुत सारी रीजन से बहुत सारी बातें बता सकते हैं आप। इसका उद्देश्य ये होता है कि मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना है और उसका समाधान करना है। सेवार्थी की जो मनोवृत्ति है उसमें परिवर्तन लाना है। सेवार्थी के समायोजन लाने की क्षमता जो है उसका विकास करना है। सेवार्थी का आत्मनिर्णायक मनोवृत्ति जो है उसका डेवलप करना है। सेवार्थी को स्वयं सहायता करने के लिए प्रेरित करना, मतलब ये नहीं, मैंने जो बार बार ये बोल रहा हूँ कि स्वयं उसको सहायता के लिए उसको सक्षम बनाना है। हाथ पकड़ के उसका हमेशा नहीं चलना है, उसको छोड़ दो, वो चलेगा अपने आप। इंडिपेंडेंट बनाओ उसे। कब बनाओगे इंडिपेंडेंट? उसे यही कारण है कि सोशल वर्कर सिर्फ उसे मार्गदर्शन दे सकता है, उसे प्रेरित करे उसको, बस। मोटिवेशन एक प्रकार की टेक्निक है, याद रखिएगा। सोशल वर्क में टेक्निक मानी जाती है मोटिवेशन। नेतृत्व की क्षमता एवं योग्यता का विकास करना होता है। सेवार्थी की व्यक्ति का अध्ययन करना होता है। सेवार्थी समस्याओं का सामाजिक निदान करता है और उसका उपचार भी करता है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का सहारा लेते हुए सेवार्थी में चेतना का प्रसार करता है ये, और पर्यावरण में परिवर्तन लाना और सेवार्थी की सोच में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये आपका सोशल केस वर्क हो गया। मैं अभी इसका जो PDF है आपको जो ये दे देता हूँ आपके ग्रुप में, ठीक है, या अभी आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा। तो ये थे सोशल केस वर्क के संबंध में, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के संबंध में था, और NTA UGC नेट सोशल वर्क के परिप्रेक्ष्य में था, जहाँ मैंने केवल बेसिक चीज़ों पर आप लोगों पर भी चर्चा किया है। UGC के बच्चों के लिए थोड़ा सा डीप में नहीं गया है, लेकिन मैंने बेसिक जानकारी देते हुए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया है जो आप लोगों के एग्जाम में भी देखने को मिल सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें थी आप लोगों के लिए, ये हमें जानकारी होना ज़रूरी है।
है ना। ये सारी चीज़ें हमें जानकारी होना ज़रूरी है। फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसको रखिएगा याद, क्योंकि फैक्ट से जैसे मैंने अभी कुछ किताबों के नाम बोला वो याद रखने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा किया, वहाँ पे नाम लेकर पूछ लेता है कि ये विशेषता किसकी दी है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। व्यक्ति और समाज दोनों एक परस्पर निर्भर रहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। MPPSC का 23 जनवरी 2022 को पेपर हुआ था, उसमें आया हुआ था और उसने आयोग ने गार्टन हैमिल्टन को लगाया था। इसलिए आप लोग भी विशेषता के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो गार्टन हैमिल्टन का ही नाम उस पर लगाएंगे आप सभी लोग। वो प्रश्न भी आ चुका है एक बार, ठीक है। बाकी जो बेसिक जानकारी मैंने बता दिया। कल मैं आप लोगों का ग्रुप वर्क और कम्युनिटी वर्क समाप्त कर दूंगा और फिर मैं आप लोगों का यूनिट नंबर 2 पर आ जाऊंगा और वहाँ पे आप लोग जो है UGC के बच्चे भी वहाँ पर आप आराम से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अभी आप लोगों को ये थोड़ी सी मोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसको हमें समझना ज़रूरी है। व्यक्तिगत के साथ व्यक्तियों के साथ कैसे काम करेंगे, ये केस वर्क पे चल रहा है। फिर उसके बाद केस वर्क में जैसे प्रकृति है, उसकी उद्देश्य है, प्रासंगिकता, दायरा। देखो ये तो मैंने बता दिया सारा, केवल प्रकृति रहेगी। प्रकृति जो नेचर है वो PDF में है, बहुत सिंपल है, मैं उसको बातों बातों बता दूंगा आप लोगों को। फिर दर्शन रह जाएगा, फिर सिद्धांत रह जाएगा, फिर सामाजिक केस वर्क में प्रक्रिया जो कंपोनेंट है, जो घटक है उसको बता देंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसकी प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे अन्वेषण, सगाई, मूल्यांकन वगैरह इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और UGC का भी यही चीज़ें हैं, इसमें आप लोगों को वो नहीं करना है। बाकी हम सिलेबस से ही चलेंगे। UGC के भी कॉमन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। कोई डाउट है अब पूछ लीजिए मुझसे आप सभी लोग।